अब देखो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन जो है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स मतलब देखो, जब हम ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन जेनेटिक्स जो स्टार्ट हुआ था, मतलब एक सिंगल ह्यूमन के लिए अगर हम स्टडी कर रहे थे तो ह्यूमन जेनेटिक्स। अब ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री एनालिसिस जो कर रहे थे सिंगल स्पेसिस का, मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी कर रहे थे, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के मतलब जनरेशन को स्टडी कर रहे थे। लेकिन अगर हम जब स्टडी पॉपुलेशन लेवल पे करेंगे ना तो उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो अब इसको हम स्टडी को पॉपुलेशन लेवल, फिर उससे मतलब जो पेडिग्री एनालिसिस है, मैंने आपको बताया था ह्यूमन जेनेटिक्स का जब भी पार्ट थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें यह है कि ह्यूमन जेनेटिक्स क्यों यूज नहीं किए, और ह्यूमन जेनेटिक्स यूज करने के बाद ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़, डायरेक्ट वे इनडायरेक्ट वे कैसे कैसे क्या होता है, तो उसमें एक टॉपिक आएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पेडिग्री एनालिसिस के बाद पॉपुलेशन जेनेटिक्स को हमको डिस्कस करना है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स बस ये है कि वहाँ पे एक मतलब जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन एक स्पीसीज को वो कर रहे थे, इसमें एक पॉपुलेशन को हम करेंगे। पॉपुलेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ स्पेसीज की हम बात करेंगे, उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। तो अब पॉपुलेशन जेनेटिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, जेनेटिकल स्टडी एट पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल में हमको जेनेटिकल स्टडी करना है, उसको हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोल देंगे। अब जेनेटिकल स्टडी मतलब पॉपुलेशन लॉ, अब ये जेनेटिकल स्टडी क्या क्या चीज, इनहेरिटेंस का स्टडी, कौन कौन सा कहाँ इनहेरिटेंस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन और एलील क्या है, मल्टीपल एलीलिज्म और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इन चार चीजों का मतलब ये जेनेटिकल स्टडी में इन चार चीजों का हमको जिक्र करना है। तो सबसे पहले हमको अब कुछ टर्म को डिस्कस करना है। ये टर्म आप समझ लो, फिर आपको ये मतलब आसान हो जाएगा। अब कैसे क्वेश्चन आएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि पॉपुलेशन लेवल पे मतलब कैसे कैसे डिस्कवरी क्या क्या हुआ, वो सारा चीज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर कोई टर्म की बात करें तो सबसे पहले टर्म आएगा जीनोम। जीनोम मतलब आप जीनोम में सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ, उसमें चाहे कोडिंग जीन हो नॉन कोडिंग जीन हो, हम टोटल को अगर उस पर रख दें तो उसको हम बोलेंगे जीनोम। तो आप जीनोम को डिफाइन किए होंगे, जीनोम के बारे में पहले से भी जानते होंगे। सेकेंड टर्म आता है जीन पूल। जीन पूल क्या है, ए जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ जीन इन अ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर रिप्रोडक्टिव गैमेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन में जीन पूल क्या होता है, देखो ए जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन। सम टोटल ऑफ ऑल द जीन किसका, रिप्रोडक्टिव गैमेट। कहाँ पे, पॉपुलेशन में। रिप्रोडक्टिव गैमेट कहाँ पे, पॉपुलेशन में। ए जीन पूल इज द सम टोटल ऑफ अ जीन इन अ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये हो गया जीन पूल। उसके बाद जीन फ्लो जो होता है, जीन फ्लो क्या है ये चीज आप देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बेसिकली एक दो बार इस जीन फ्लो से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया। इट इज द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम एक पॉपुलेशन से। देखो अगर आप देखो कि आपको मैं जैसे कोई एक पॉपुलेशन है, कोई जैसे आपको मानो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, तो इंडिया के लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग इंडिया आ रहे हैं। माइग्रेशन भी हो रहा है, इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों हो रहा है, मतलब जा भी रहे हैं लोग, आ भी रहे हैं। उसको बेसिकली हम माइग्रेशन बोल देते हैं कि अब जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। और जाने आने में जो मतलब मूवमेंट हुआ जीन का, क्यों, अगर एक जगह से कोई दूसरे जगह जा रहा है तो वहां मेटिंग भी होगा, माइग्रेशन हो रहा है, मेटिंग हो रहा है, तो इससे क्या होगा, जीन में चेंज आएगा। तो मतलब इट इज द मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन थ्रू माइग्रेशन एंड रैंडम मेटिंग। रैंडम मेटिंग एंड माइग्रेशन के कारण जीन का जो मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझ लो, मूवमेंट ऑफ जीन फ्रॉम वन population to another population, one population to another population through migration and random mating। एक मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन, और आप यही जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है जब ये रिपीटेटिव टाइम्स हो जाता है। ये हार्डी मेंबर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है जेनेटिक लोड। जेनेटिक लोड क्या होता है, हार्मफुल कैरेक्टर को कैरी करना, मतलब जेनेटिक लोड। जैसे आप मान के चलो कहीं पे टॉल है, ठीक है, ये ड्वार्फ है, इससे जो अब हुआ ये टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये देखो ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये तो हमको, आप सोचो प्लांट हमको टॉल ही चाहिए था, लेकिन हमको ये ड्वार्फ का कैरेक्टर आ रहा है।
ड्वार्फ का कैरेक्टर को जो हम कैरी कर रहे हैं यही जेनेटिक लोड है। मतलब ओवरऑल हार्मफुल कैरेक्टर, ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ रिसेसिव एलील ऑफ अ कैरेक्टर इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो हार्मफुल कैरेक्टर है या रिसेसिव कैरेक्टर है उसको जो कैरी करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक लोड। अब ये जेनेटिक लोड के बाद आता है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ, ये प्रोपोर्शन है किसी भी जीन और एलील का, किसमें, टोटल एलील ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। टोटल एलील कैरेक्टर का जो है उसमें जीन का प्रोपोर्शन क्या है, वही जीन फ्रीक्वेंसी वो बताता है। तो जीन फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एनी जीन और एलील आउट ऑफ टोटल एलील ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। अब ये जीन फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा और बेटर वे में समझने के लिए इस पे मतलब और इससे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो चीज भी मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इसको मैं अब वो कर रहा हूँ। Let's suppose 100 ह्यूमन बींग लिया हमने, 100 ह्यूमन बींग, जिसमें 50 के पास एम टाइप ब्लड ग्रुप है, 20 के पास एन टाइप है एंड 30 के पास एन टाइप ब्लड ग्रुप है। 30 के पास एन टाइप ब्लड ग्रुप है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील। अब हमको क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील फाइंड करना है। तो देखो एक चीज बताओ, अगर हम ये एलील को बात बता रहे हैं, अगर हम इसका ऑर्गेनिज्म लिखे हैं तो ये क्या होमोजाइगस फॉर्म में आएगा, एल एम, ये एल एन ये होमोजाइगस फॉर्म में, और ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में एल एम और एल एन, ये इस फॉर्म में ऑर्गेनिज्म आएगा, इस फॉर्म में ऑर्गेनिज्म आएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील लिख रहे हैं तो अब एक बात बताओ, ये फ्रीक्वेंसी एम एलील तो एम टाइप है कितने, 50, ठीक है, और ये 50 में होमोजाइगस में कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद ये हेटेरोजाइगस में एम टाइप कितने हैं, 20, तो इसमें 20 ऐड करो। अब ये टोटल कितना हो गया, टोटल आपको 200, देखो ये 50 तो कितना हो गया 100, ये 20 40 हो गया, 30 60 हो गया, 60 40 100 50 50 100 200 टोटल कितना हो गया 200, टोटल 200 कैसे हुआ ये देख लो। 30 था, एक टाइप का कंपोजिशन 30 था, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 30 गुना 2 क्या हो गया 60। एम यहाँ पे एम एन टाइप 20 है, एम एन टाइप 20 का मतलब एम भी 20 और एन भी 20, तो ये आपको हो गया 20 + 20, ये हो गया 40। यहाँ पे एम का कंपोजिशन 50 था यहाँ, लेकिन एल एम है तो 50 × 2 100, तो ये टोटल आप देखोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम फ्रीक्वेंसी ऐसे ही निकालते हैं, खुद का अपॉन टोटल। क्या निकालते हैं, खुद का अपॉन टोटल। अब खुद का अपॉन टोटल निकाले तो ये क्या आ गया, देखो ये आ गया 120/200, ये कट गया 2 6 का 10 0.6, और 0.6 को हम बोलते हैं 60%। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें 60% 0.6। अगर अब इसी तरह हम देखें फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील देखें, एन एलील की बात करें, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील की बात करें तो एन एलील क्या होगा कि एन एलील में क्या है, होमोजाइगस, और होमोजाइगस है 1 का 30 तो 2 का 30 × 2। फिर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में कितना कंटेंट करता है 20, और टोटल कितना है 200, ये हो गया 60 + 20, ये क्या होगा 80/200, तो ये होगा 4 जा 2 4 जा 10, 0.4 मतलब 40%। और एंड हमें क्या मिला, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील, एक को मान लो क्यू मान लो, एक को पी मान लो, p + q = 1, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एलील एंड एन एलील का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज आपको पता तो चल गया,
ठीक है, एम एलील का फ्रीक्वेंसी, एन एलील का फ्रीक्वेंसी पता चल गया। अभी मैं आपको यही अभी क्वेश्चन मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए चल गया, जैसे ह्यूमन बीइंग है उसमें 50 एम टाइप दिया, ब्लड ग्रुप 50 एम टाइप, 20 एम एन टाइप, 30 एन टाइप। अब 50 एम टाइप दिया तो एम टाइप का जो ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो होमोजाइगस बनाएंगे तो एल एम एल एम। 30 एन टाइप का तो 30 एन टाइप का तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बनाएंगे एल एन एल एन। उसके बाद एम एन टाइप है तो हेटरोजाइगस बनेगा एल एम और एल एन, ये बना दिए। उसके बाद जो जिसका कंपोजिशन अगर 50 है एम का कंपोजिशन, लेकिन होमोजाइगस में कितने हैं 2, तो 50 इंटू 200। अगर हेटरोजाइगस में एम एन है तो एम के लिए 20 और एन के लिए 20, और मतलब होमोजाइगस एन के लिए 30, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। ये टोटल तो हमको ये हो गया, लेकिन ये चीज आपको अभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ये फेल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो हम देख लिए कैसे निकालते हैं, खुद का अपॉन टोटल, खुद का जो कंपोजिशन वो लिख दिया, टोटल लिख दिया, हम पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी आ गया। अगर अब मुझे दे दिया कि 100 पी प्लांट है, 100 पी प्लांट, 100 पी प्लांट में आपको बोल दिया कि 75 जो है टॉल है और 25 जो है ड्वार्फ है। अब इस जगह पे आप किसका कंपोजिशन कैसे करोगे, ये जो टॉल ड्वार्फ है, ये तो मतलब टॉल और ये ड्वार्फ। अब बताओ इस 25 में से तो आपको ये चीज, इसका कंपोजिशन तो आपको पता चल गया, इस 25 में से इसका कंपोजिशन तो आपको पता चल गया, लेकिन ये 75 में कंपोजिशन इन दोनों का क्या क्या है ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इस जगह पे जाके फेल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी निकालने वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया। तो फेल हो गया तो अब बताओ ये किसके किसके लिए वैलिड है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील हमको कैलकुलेट करने के लिए जो बताएं खुद का अपॉन टोटल, तो ये खुद का अपॉन टोटल वैलिड कहाँ है, जहां पे हम टॉल और ड्वार्फ को मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्लियरली, जहां पे टॉल एंड ड्वार्फ को क्लियर मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और ये किस में कर सकते हैं, जहां पे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, टेटिव कैरेक्टर है, जहां पे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। उसके बाद और एक दो जगह है, एक तो कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड, फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड। इन तीनों केस में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया जा सकता है इस मेथड से। वो इसलिए किया जा सकता है क्योंकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टर में भी टॉल ड्वार्फ में क्लियरली मतलब शो किया हुआ होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस में भी मतलब जो मतलब क्लियर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन ड्वार्फ है, किसमें क्या क्या कंपोजिशन है। जिसमें पता नहीं चलता है उसमें हम नहीं खोज पाएंगे। जैसे अगर आपको ये जो था ये क्वालिटेटिव कैरेक्टर था, क्वालिटेटिव कैरेक्टर 100 पी प्लांट में 75 टॉल और 25 ड्वार्फ है, 75 टॉल में कौन सा टॉल का कितना कंपोजिशन है ये हमें पता नहीं है। तो इन सब जगहों पे ये फेल हो जाता है। तो ये फेल कहाँ होता है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटेटिव कैरेक्टर में ये फेल हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कैसे हम फ्रीक्वेंसी निकाले, क्या क्या जेनेटिकल टर्म था, ये सारे आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स में बेसिकली पॉपुलेशन मतलब जेनेटिकल स्टडी करते हैं। जेनेटिकल स्टडी में क्या दो चार चीज था वो देख लो। उसके बाद जेनेटिकल स्टडी के बाद फिर आप देखें कि मतलब कुछ डेफिनेशन देखा। जैसे में क्या देखा, जीनोम, जीन पूल, जीन फ्लो, जीन लोड, जीन फ्रीक्वेंसी। अब जैसे जीनोम किसको बोला, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जितना कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन है टोटल को ले लोगे उसको जीनोम बोल देते हैं। जीन फ्लो क्या होता है, जीन फ्लो मतलब रिप्रोडक्टिव उसमें जीन का फ्लो होना, उसको हम बोलते हैं जीन फ्लो मतलब मूवमेंट। और उसके बाद नहीं जीन फ्लो नहीं, वो देखो सबसे पहले क्या बोला मैंने, अरे वो टर्म आप बताओ, हाँ जीन पूल। जीन पूल के लिए क्या था, जीन पूल के लिए बताओ,
जीन पूल के लिए था सम टोटल ऑफ ऑल द मतलब जीन इन अ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स। रिप्रोडक्टिव गैमेट्स पे जो जीन है उसको हम जीन पूल बोल दिए। जीन पूल के बाद क्या था? जीन फ्लो, मूवमेंट ऑफ वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन थ्रू माइग्रेशन एंड रैंडम मेटिंग। एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में कोई जा रहा है, रैंडम मेटिंग एंड माइग्रेशन के थ्रू जीन का ट्रांसफर, जीन का मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे बोल दिए जीन फ्लो। फिर आया जीन लोड। जीन लोड क्या होता है? रिसेसिव कैरेक्टर को जो हम ले करके ट्रांसफर करते हैं, जिसका यूज भी नहीं है उसको भी ले करके हम जो ट्रांसफर करते हैं, यही चीज को लोड बोलते हैं। हार्मफुल कैरेक्टर को लेके जनरेशन टू जनरेशन चलना, वही जेनेटिक लोड हुआ। उसके बाद जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीन और या एलील। ये जीन और एलील का प्रोपोर्शन है, किसमें? टोटल एलील्स में। टोटल एलील में से ये जीन और मतलब एलील का प्रोपोर्शन है। अब जीन फ्रीक्वेंसी के बाद फिर हम एक एग्जांपल से इसको एक क्वेश्चन करके देखें कि 100 ह्यूमंस है जिसमें 50 एम टाइप है, 30 एन टाइप है, 20 एम एन टाइप है। तो एम एन टाइप का मतलब, एम टाइप का मतलब होमोजाइगस, एम एल एम, हेट्रोजाइगस में एम एन ये हो गया हेट्रो। इस तरह करके निकाल तो लिए। फिर उसके बाद 100 पी प्लांट में टॉल ड्वार्फ देखे। टॉल ड्वार्फ में टॉल में हमको नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सा टॉल है, होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है, तो वहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे वो फ्रीक्वेंसी वाला रूल फेल हो गया। और फ्रीक्वेंसी वाला रूल फेल हुआ तो हमको ये चीज पता होना चाहिए किस किस चीज में अप्लाई। जैसे क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जहां पे भी आएगा वहां पे हमको क्लियरली दिखेगा टॉल ड्वार्फ और कंपोजिशन, तो वहां लगा सकते हैं। को डोमिनेंस में लगा सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लगा सकते हैं। लेकिन जहां पे क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात आई, क्वालिटेटिव कैरेक्टर हम इसको नहीं लगा सकते क्योंकि वहां क्लियरली विजिबल नहीं होता है कौन से जीन का क्या कंपोजिशन है, इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव कैरेक्टर पे नहीं लगा सकते हैं। अब ये जीन फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इसके बाद है आपको हार्डी-वेबर लॉ। अब हार्डी-वेबर लॉ के बारे में आपको बता रहा हूं। देखो ये हार्डी-वेबर लॉ जो है, ये हार्डी-वेबर दो साइंटिस्ट है, एक फिजिशियन और एक मैथमेटिशियन और एक फिजिशियन है, ठीक है। तो ये क्या किए, ये जब बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन को ये जाके स्टडी किए, बहुत बड़े बड़े पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका का पॉपुलेशन लगभग कांस्टेंट रहा है, क्योंकि अफ्रीका में कहीं से लोग आए गए बिल्कुल ये कम है, मतलब वहाँ का पॉपुलेशन को आप ओरिजिनल पॉपुलेशन बोल सकते हो। वहाँ पे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है बिल्कुल सेम आपको मिलेगा लगभग। तो ये जब बहुत सारे पॉपुलेशन को स्टडी किए, पॉपुलेशन को स्टडी करने के बाद ये बताया कि पॉपुलेशन जो होता है ना, पॉपुलेशन में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन सेम, मतलब कांस्टेंट फॉर अ जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन ये है ना कांस्टेंट रहता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। डिफरेंस कब आता है? जब या तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, या तो म्यूटेशन हो जाएगा, या माइग्रेशन होगा, तभी इसमें डिफरेंस आएगा। तो हम हार्डी-वेबर का लॉ क्या था उसको डिफाइन करते हैं। इन लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जीन एलील रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन when selection mutation migration does not अगर और अगर नेग्लिजिबल, या तो नहीं हुआ हो, या तो नहीं के मतलब लगभग नहीं के बराबर हो, नहीं हुआ हो या लगभग नहीं के बराबर हो। तो हार्डी-वेबर लॉ यही मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन को स्टडी किए और पॉपुलेशन स्टडी करने के बाद बताए कि जब तक कि म्यूटेशन सिलेक्शन माइग्रेशन नहीं हो तब तक जो है मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जीन एलील जो है रिमेन कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन। इसी को बोलते हैं हार्डी-वेबर्स इक्विलिब्रियम लॉ। क्या था कि एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द जीन्स, मतलब इसके जीन मतलब जो है ना पॉपुलेशन से पॉपुलेशन मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो है ना इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है, और चेंज भी होगा तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो ये वैसे तो ये इवोल्यूशन का पार्ट है, आपको मतलब ये सारा चीज इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और इसका रिलेशन भी उससे है, मतलब कि कैसे इवोल्यूशन हो जाता है। ये ग्राफ के बेस पे आपको समझाया हुआ है कि कैसे स्टेबलाइजिंग हो जाता है, कैसे डिसरप्टिव हो जाता है। ये आपको इवोल्यूशन से ये रिलेटेड है कि ये इवोल्यूशन में इसका बहुत सारा यूज है। इवोल्यूशन को समझाने में ये बहुत
हेल्प करते हैं। तो इवोल्यूशन चैप्टर में है, लेकिन हमको जितना सा चीज आना चाहिए वो चीज हम डिस्कस करते हैं। देखो पी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, और क्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। ये चीज ध्यान रखना। और आप ये चीज जानो, ये डाटा P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। P प्लस क्यू ये सारा डाटा है, ये चीज याद रखना। तो इसीलिए क्यू बराबर, अगर इसको हम और इलाबोरेट करें, हम ऐसा करते हैं, ये देखो अब ये जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। जब एलील की बात करें, एलील डोमिनेंट या रेसेसिव की बात करें तो पी क्यू है, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तब वो डिफरेंट आएगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, पी प्लस क्यू को क्या किए, स्क्वायर किए। बोथ साइड स्क्वायर करने से आप भी जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और स्क्वायर करोगे तो जैसे ये ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी के फॉर्म में ये आएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ये पी स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, ये क्यू स्क्वायर शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रेसेसिव ऑर्गेनिज्म, और ये शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस रेसेसिव और हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म। ये चीज तो ये आपका सिंबल हो गया। अगर आपसे एलील दिया है, आपको ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा, अगर मान के चलो एलील दिया है आपको, सपोज दैट एलील दिया है, एलील से डोमिनेंट एलील दिया है, एलील से आपको होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बोले तो इसका स्क्वायर कर दो, होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म आ गया। अब एलील आपको पी फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील दिया है, तो आप रेसेसिव एलील कैसे फाइंड करोगे, रेसेसिव एलील फाइंड करने के लिए 1 में से माइनस कर दोगे, 1 में से माइनस करोगे क्या आएगा, रेसेसिव एलील। जैसे ही रेसेसिव एलील आया उसका स्क्वायर कर दो, आपको रेसेसिव होमो रेसेसिव का ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा। और ऑर्गेनिज्म मिला, होमो का डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म, रेसेसिव ऑर्गेनिज्म भी मिल गया, दोनों का फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रो। अब पी का कंपोजिशन है कितना, मतलब अगर 0.6, क्यू का आया 0.4, तो अब 2pq, तो 2 इंटू पी इंटू क्यू, हमको क्या आ गया, हेट्रो का भी कंपोजिशन। तो अगर हमको सबसे पहले क्या है, अगर हमको मान के चलो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोडोमिनेंट दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म आपको दिया हुआ है, अगर होमोडोमिनेंट जैसे फॉर एग्जांपल 0.16 आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। अब होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म का फ्रीक्वेंसी दिया है, तो आप उससे कहाँ पहुंचो, डोमिनेंट एलील के पास। तो डोमिनेंट एलील का पैसा उसको क्या करोगे, रूट अंडर में, रूट अंडर करोगे तो ये क्या हो गया, डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील मिला तो उससे निकाल लो क्या, रेसेसिव एलील, एक में से माइनस कर दो रेसेसिव एलील। रेसेसिव एलील आया, रेसेसिव एलील से रेसेसिव ऑर्गेनिज्म पे पहुंच जाओ, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ होमो रेसेसिव ऑर्गेनिज्म, वहां पहुंच जाओ, वो हो गया। फिर हेट्रोजाइगस का तो निकल ही जाएगा। अब इसके बेस पे 2-3 क्वेश्चन करके देखते हैं, क्या क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूँ। आप लेकिन ये जानो कि जब भी आपको डोमिनेंट एलील की बात करें इसका मतलब पी, रेसेसिव एलील की बात करें क्यू, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पी स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रो ऑर्गेनिज्म तो 2pq, और फ्रीक्वेंसी ऑफ होमो रेसेसिव ऑर्गेनिज्म तो क्यू स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसको देखो डिस्कस करते हैं। 60% एलील ऑफ अ कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन आर रेसेसिव, 60% पॉपुलेशन रेसेसिव। आपको पी मैंने बताया था डोमिनेंट है, क्यू क्या है, रेसेसिव, क्यू रेसेसिव। और किसके बात हो रहा है, रेसेसिव एलील, 60% एलील की बात हो रही है, एलील की बात हो रही है, इसका मतलब क्यू की बात हो रही है, और क्यू की बात हो रही है 60%। 60% को हम ये लिख सकते हैं 0.6, कैसे, परसेंट को हटाओगे बट 100 आया, 1 0 1 0 काटोगे पॉइंट आ जाएगा। तो अगर मेरा Q 0.6 है, तो अब देखो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए अगर हम P निकाले तो 1 माइनस क्यू होगा, और 1 मेरा ये है 0.6, ये 0.4 आ गया, ये आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, एक में है होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म। होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म, आप बताओ होमोडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म मैंने बताया था पी स्क्वायर, अगर पी मेरा क्या था 0.4 है, पी मेरा क्या है 0.4, पी क्या था 0.4, पी अगर 0.4 है इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आया, फर्स्ट का। सेकेंड हेट्रो ऑर्गेनिज्म, हेट्रो ऑर्गेनिज्म आपको क्या बताया था, ऑर्गेनिज्म 2pq, तो 2 तो हो गया, p का कंपोजिशन 0.4 और इंटू 6.6, 6 चौका 24 दूना 48, लेकिन पॉइंट देखो 1 2 अंक के पास है, 0.48 हो गया, ठीक है 0.48। अगर हम तीसरा देखें, तीसरा क्या है,
ऑर्गेनिज्म विथ रेसेसिव करेक्टर, ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है और रेसेसिव करेक्टर तो मतलब क्यू स्क्वायर, ऑर्गेनिज्म क्यू स्क्वायर, रेसेसिव करेक्टर वाला ऑर्गेनिज्म क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर क्यू मेरा कितना था 6, तो ये हो गया इसका स्क्वायर 0.36, ठीक है 0.36, क्योंकि 0.6 अरे भाई 0.6 इंटू 0.6 6 के 36 हुआ 0.11 2 पॉइंट के बाद दशमलव, ठीक है 3। चौथा क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट करेक्टर, ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट करेक्टर, ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट करेक्टर, होमोडोमिनेंट और अच्छा ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट करेक्टर की बात आए तो डोमिनेंट करेक्टर तो ये पी स्क्वायर है बिल्कुल, लेकिन ये गलत है। पी स्क्वायर के साथ साथ डोमिनेंट करेक्टर ये 2pq भी तो डोमिनेंट ही तो शो करेगा, तो 2pq। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर हम पाया 1.6, अब 2pq आया 0.48, अब ये क्या हो गया 8 6 14 4 1 5 1 6.64, ये आपका फोर्थ का हुआ। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म विथ डोमिनेंट करेक्टर, डोमिनेंट करेक्टर की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट करेक्टर तो ये भी है, लेकिन हमको पहले होमोजाइगस डोमिनेंट था इसीलिए पी स्क्वायर ही लिखे यहाँ, लेकिन विथ डोमिनेंट करेक्टर, जिसमें भी डोमिनेंट करेक्टर, तो ये डोमिनेंट करेक्टर, ये रहा डोमिनेंट करेक्टर। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें 5वां, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, होमोजाइगस अच्छा होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म तो पी स्क्वायर है बिल्कुल, अरे भाई पी स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर भी तो है होमोजाइगस, ये भी तो होमोजाइगस है, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों हो गया, तो पी स्क्वायर मेरा था 0.16 और क्यू स्क्वायर था मेरा कितना 0.36, तो हो गया 6 6 12 3 1 4 1 5 0.52, ये आपका टोटल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन करा दूं क्या, चलो ठीक है एक क्वेश्चन और कर लो। देखो फाइंड करना है डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना है डोमिनेंट एलील, गिवन क्या है, गिवन है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव फिनोटाइप। फिनोटाइप किसका होता है, ऑर्गेनिज्म का होता है, याद रखना फिनोटाइप ऑफ ए कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन इन अ पॉपुलेशन इज 0.16। अरे रेसेसिव का फिनोटाइप अगर 0.16 है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0.16 है, इसीलिए क्यू बराबर 0.16 अंडर में रूट, इसको लिखेंगे तो ये 0.4 आएगा, 0.4 अगर ये आया। अब हमको क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील होता है पी प्लस क्यू इक्वल टू हम जानते थे 1 होता है, इसीलिए पी बराबर हो जाएगा 1 माइनस क्यू, और 1 मेरा 1 क्यू हो गया 0.4, आंसर ही 0.6। इजी क्वेश्चन आता है, हर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी-वेइमर्स लॉ, समझ आना, ये शॉर्ट वर्ड है हार्डी-वेइमर लॉ, क्या क्या चीज इफेक्ट करता है। एक तो है सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि हाँ अगर कहीं पे भी कोई भी कैरेक्टर है, कोई भी कैरेक्टर को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मतलब जो फैक्टर इसको डिस्टर्ब करता है, एक तो सिलेक्शन, दूसरा म्यूटेशन। आप ही सोचो कहीं पे भी म्यूटेशन हो जाने से तो ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाते हैं, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी को तो चेंज होना ही पड़ेगा, तो म्यूटेशन भी इसको वो कर सकता है। तीसरा है माइग्रेशन। आप एक चीज जानो, माइग्रेशन कर करके आप उसको चेंज कर सकते हो, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि हाँ माइग्रेशन करके मतलब जीन फ्लो हो जाता है, मूवमेंट ऑफ वन जीन फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, तो माइग्रेशन करके चेंज हो सकता है। चौथा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट।
एक सेकंड। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट या तो इसको रैंडम भी बोल सकते हैं, रैंडमली। जेनेटिक ड्रिफ्ट ये जो है कि क्या है, मतलब सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन जीन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन से जीन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, यानी कोई भी रीजन से जीन फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम बोलते हैं। ठीक है, रैंडम ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट, रैंडम ड्रिफ्ट या जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और ये सैम्पलिंग एरर के लिए मेनली होता है। तो ये था हार्डी-वेबर प्रिंसिपल। इसके बाद अब आपको थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बताऊंगा, उसका 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा। प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी इस पे प्रोबेबिलिटी पे जो क्वेश्चन आता है, प्रोबेबिलिटी भी मतलब टू टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। दैट इज, वन इज सिंपल प्रोबेबिलिटी, सेकेंड वन इज कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो, सिंपल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, probability of any one case या event at a time। अगर हम एक इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी में एक इवेंट या एक केस का स्टडी एक टाइम पे करते हैं, उसको हम सिंपल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल प्रोबेबिलिटी में ये क्या होता है, सिंपल प्रोबेबिलिटी में m बाय n में ये क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेशल केस, और n क्या है, नंबर ऑफ टोटल केस। तो ये हो गया नंबर ऑफ स्पेशल केस और नंबर, ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप जानो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी के बारे में, और मतलब सिंपल प्रोबेबिलिटी का भी 1-2 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सोचो एक कॉइन है, ठीक है, कॉइन में हेड एंड टेल किए। हेड एंड टेल का क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने का 1, टोटल केस है 2, मतलब टेल का क्या है 1, टोटल केस है 2। अगर सपोज दैट एक मानो रेड कलर बॉल है, व्हाइट कलर बॉल है, येलो कलर बॉल है, ब्लैक कलर बॉल है। अब हमको रेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी है। रेड का फाइंड करना है, रेड क्या है 1, कितने नंबर ऑफ, मतलब ये स्पेशल केस क्या है 1, रेड कितना है 1 और टोटल कितना है 4। अगर व्हाइट का फाइंड करें 1/4, येलो का 1/4, ब्लैक का 1/4। क्यों, ये क्या है नंबर, मतलब स्पेशल केस एंड टोटल केस। स्पेशल रेड 1 टाइम्स है और टोटल 4 टाइम्स है, तो इसीलिए ये हो गया आपका सिंपल प्रोबेबिलिटी। और अब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को हम देखते हैं। देखो, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं किसका, मोर देन 1 केस और 1 इवेंट एट अ टाइम। अगर एक केस से ज्यादा केस को हम स्टडी कर रहे हैं, एक टाइम में प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। अब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ये n जो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट केस x1, x2 टोटल नंबर ऑफ सेकेंड केस। उसके बाद फिर आप देखो p क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट केस। q क्या है, सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड केस।
ठीक है। सेकंड केस, अब फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल से इसको समझो कि मतलब एक एग्जांपल से कैसे समझोगे, मैं बता रहा हूँ, देखो एक एग्जांपल से समझ लो, इसको आसान हो जाएगा। जैसे देखो 3 तो मेल है, ठीक है, 3 मेल है, एक फीमेल हो गया, 3 मेल है, एक फीमेल हो गया, तो 3 मेल और एक फीमेल है, तो टोटल कितने केस हो गए, टोटल मतलब n के बारे में, n कितने हो गए 4, ठीक है। अब वो टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट केस की बात करें, मेल की बात करें, मेल कितने हो गए 3, मतलब x1 तो हो गया 3। फीमेल की बात करें, फीमेल कितने हो गए 1, ये क्या हो गया x2। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो इसका p क्या हो गया, फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी 3/4, क्यों क्या हो गया, सेकेंड केस का प्रोबेबिलिटी 1/4, सेकेंड केस का प्रोबेबिलिटी 1/4। अच्छा, ये चीज गलत है कि सही है, नहीं सही नहीं है। अब देखो प्रोबेबिलिटी देखते हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी देखते हैं एसपी फर्स्ट केस का, मेल और फीमेल का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, मेल भी 1/2 और फीमेल भी 1/2, मतलब आधा, यही है, कोई भी बच्चा होगा आधा पॉसिबिलिटी है, या तो मेल हो सकता है या फीमेल, 50-50% चांस है। उसी तरह सेकेंड का भी अगर हम सिंपल प्रोबेबिलिटी देखें वो 1 आएगा। और अगर इसका हमको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हो, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4, ठीक है, उसके बाद बाई में 3, फिर 1, ठीक है, 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर 1, ये चीज़ अप्लाई कर देंगे, ये अप्लाई कर देंगे और ये चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको आ जाएगा इसका आंसर। तो देखो कैसे आएगा आंसर, 4, देखो ये जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी था, इसको हम कैसे लिखते हैं, ये जो है इससे छोटा, मतलब इसका फैक्टर क्या है, 1 से भी मतलब इससे नीचे क्या है, 4 से नीचे 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इससे नीचे सब लिख देंगे, 2 वो लिख देंगे। अब नीचे में इसका 3 वाला के लिखना है, 3 के लिए 3 है, इससे छोटा 2 है, उससे छोटा 1 है, ये लिख दिया। उसके बाद 1 के लिए लिखना है, तो 1 तो सबसे छोटा है, 1 हो गया। और इसके लिए क्या लिखना, 1 मतलब 2, 1 मतलब क्यूब है 1 का, तो 1 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, इंटू 1/2, ये हो गया। अब देखो ये तो ये कट कर दो, ठीक है, 4 से 2 बार में कट कर दो, ये क्या आ गया प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गया कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह का एक अलग टाइप से सॉल्व होता है, क्या करते हैं, इससे कम, जैसे 4 है, अब जैसे 10 आ गया तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना ऐसे करना ही पड़ेगा। ये इसी तरह का, जैसे आप रूट को एक वैसे करके मानते हो ना, 2 में से 1 निकाल, उसी तरह ये एक मतलब स्पेशल टाइप का वो है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉर्मल एंड 2 एल्बेनिक चाइल्ड इन अ 4 चिल्ड्रन ऑफ अ नॉर्मल पेरेंट। हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो अब देखो कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये n, ठीक है, x1 x2 ये p पावर x1 क्यूब पे पावर x2, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। x1 क्या आ रहा है, फर्स्ट केस 2, सेकेंड केस भी 2। प्रोबेबिलिटी अगर क्या आ रहा है, तो एल्बेनिक का प्रोबेबिलिटी देखो, एल्बेनिक की प्रॉपर्टी मतलब प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगा और ए आएगा, फिर ए आएगा, तो ये तो हो गया 3/4 और ये हो गया 1/4। तो फर्स्ट केस जो है, फर्स्ट केस का अगर देखोगे तो ये 3/4 है प्रोबेबिलिटी, एंड ये x1 2 है, 1/4 है, ये भी 2 है, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी लिखे, प्रोबेबिलिटी समझ में आया, क्योंकि ये एल्बेनिक है, तो एल्बेनिक है, इसका क्रॉस करके देखे तो ये कंपोजिशन 3/4 आया, मतलब ये डोमिनेंट वाला, और रिसेसिव वाले से
एल्बिनिज्म होता है, इसलिए 1/4 आया। अब हमको फर्स्ट प्रोबेबिलिटी और सिंपल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस का देख लिए, सेकंड केस का सिंपल प्रोबेबिलिटी देख लिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आएगा, ठीक है। अगर 2 गुना 1 आएगा, ठीक है, फिर 2 गुना 1 आएगा, फिर 3/4 गुना 3/4 आएगा, फिर 1/4 गुना 1/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, ये दो कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, 3 3 9 3 27, ठीक है, 3 3 9 3 27, 4 चौका 16 चौका 64 दूना 128, 64 दूना 128, ठीक है। ये आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हुआ, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 नॉर्मल एंड 2 एल्बिनिक चाइल्ड इन 4 चिल्ड्रन। अब हमको देखो सबसे पहले टोटल केस कितने हैं, 4। टोटल केस में 2 नॉर्मल 2 एल्बिनिक, मतलब फर्स्ट केस 2 हो गया, सेकंड केस भी 2 हो गया। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, अगर हम 2 में क्रॉस कराएंगे तो क्या आएगा, 3/4 1/4, ये प्रोबेबिलिटी ही तो है। सिंपल प्रोबेबिलिटी इसमें 3 टोटल 4 आएगा, 4 में से 3 कंपोजिशन ये, अरे 1:2:1 आता है। अब फर्स्ट केस का प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 1/4, सेकेंड का देखेंगे तो 2/4। अब ये दोनों का मिला के ही तो डोमिनेंट आएगा, ये 1/4। तो ये टोटल हमको प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस सेकेंड केस का पुट किए, इसको सॉल्व किए तो ये 27/128 आंसर आ गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 गर्ल इन 4 चिल्ड्रन ऑफ अ फैमिली। 4 चिल्ड्रन में से एटलीस्ट 2 गर्ल। ये क्वेश्चन आपको पहले भी मैंने कराया है जेनेटिक्स में। एटलीस्ट वाला हो इसका मतलब 2 से अधिक वाला सारा, मतलब एटलीस्ट जिसमें 2 तो है ही, तो 2 से ज्यादा सारे वाले को देखना। अच्छा, अगर हम ये देखें इसमें एक ही केस है गर्ल एंड बॉयज, तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी पे आ गया। सिंपल प्रोबेबिलिटी पे आया तो इसका जी का 1/2, फिर सेकंड के लिए 1/2, थर्ड के लिए 1/2, फोर्थ के लिए 1/2, तो इसका क्या आ गया 1/8। ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक ही है, मतलब अगर एक केस हो गया तो सिंपल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हो गया कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एक से ज्यादा केस है। एक से ज्यादा केस है तो टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केस जिसमें फर्स्ट केस कितना है, गर्ल्स 3 है, बॉयज कितना है 1। प्रोबेबिलिटी गर्ल्स एंड बॉयज का क्या है 1/2, ठीक है। एक तो ये x और ये हो गया, ठीक है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1 गुना 1, और इधर 1/2 की जगह 1/8 हो गया। 1 का क्यों 1, 2 का 8, 1/2 हो गया। ये दोनों कट गया, बचा 4 को इधर काटो 2, इसका क्या आ गया 1/4। अब इसका देखो 2 बॉय 2 गर्ल्स, एटलीस्ट 2 गर्ल तो इसमें है ही, 2 से ज्यादा वाला सारे को, क्योंकि एटलीस्ट वाला देखना था, तो इन दोनों का कोई काम नहीं हटाओ। अब ये देखो ये भी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा केस है। टोटल केस तो है 4, जिसमें कि 2 है बॉयज 2 है गर्ल्स, 2 गर्ल्स 2 बॉयज, तो प्रोबेबिलिटी भी 1/2 और इधर भी 1/2, ठीक है 1/2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इधर 2 गुना 1 2 गुना 1 2 1/2 ये रहा। तो अगर इसको 2 4 2 8 3/8, ये हमको प्रोबेबिलिटी यहाँ निकला। मतलब एक फर्स्ट का तो अगर 2 गर्ल, मतलब एटलीस्ट 2 गर्ल है तो 2 गर्ल से ज्यादा जितना है सारा आएगा। अब सारा आएगा तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी हमको प्रोबेबिलिटी नेट निकालना था। तो अगर हम जोड़ेंगे तो 1/8 1/4 3/8, एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 से 1, 4 से 2 आएगा, 8 से 8 3 आएगा। तो ये 6/8 3/4 आ गया। थ्री बाई 8 1/4, एलसीएम हो गया 8। अच्छा ये से अच्छा यार ये 1/16 है ना, क्यों 14 4 9 16 16, अरे भाई बिल्कुल 16।
एलसीएम भी हो जाएगा 16, एलसीएम होगा 16, 16 से 1 जा 1, 4 से 4 जा तो ये आएगा 4, 4, 8 से 2 तो 3 दूना 6, 6 4 10 1, 11/16 ये आएगा प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन था सबसे उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया कि कब सिंपल प्रोबेबिलिटी कब कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, क्या है सिंपल क्या है कंबाइंड। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।